हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 8th में आपका चैप्टर चल रहा है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी पौधों और जंतुओं का संरक्षण। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, पिछले सेशन में हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ा था। प्रोजेक्ट टाइगर एक्चुअल में क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर इज एन एफर्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिवाइव द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन द कंट्री। हमारे देश में जिस तरह से टाइगर्स की संख्या लगातार घट रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको रिवाइव करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया। ठीक है। इस प्रोजेक्ट टाइगर में क्या था कि उनका ये टारगेट था कि जो टाइगर्स हैं उनकी घटती हुई संख्या को रोका जा सके और संख्या बढ़ाई भी जा सके। ये प्रोजेक्ट आपका इट वाज स्टार्टेड इन 1973। 1973 में ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया भारत सरकार के द्वारा। और इस प्रोजेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू इंश्योर अ सस्टेनेबल पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर इन इंडिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि भारत देश में जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की वो कंट्रोल में रहे फॉर साइंटिफिक, इकोनॉमिक एंड कल्चरल वैल्यूज, क्योंकि उसके हमारे लिए बहुत सांस्कृतिक मायने हैं और टोटल प्रोटेक्शन उसके प्राकृतिक परिवेश को दिया जा सके, जितना संभव हो सके उतना। Under this scheme, the government aims to provide protection for all wildlife inhabiting a tiger reserve and to reduce the dependency of people on the natural resource. इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य था? इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट का उद्देश्य था कि जो ऑल वाइल्ड लाइफ, जो भी जंगली जंतुओं का जीवन था, टाइगर रिजर्व में रहने वाले सभी जंगली जंतुओं का जीवन, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको बचाया जा सके और मनुष्यों की उन एरियाज में उपस्थित जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर उनकी निर्भरता को कम किया जाए, यानी कि मनुष्यों की निर्भरता को ही उन प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर कम कर दिया जाए, ताकि मनुष्य उस वाइल्ड लाइफ के मतलब जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर हो उस जगह पे एंट्री करने की कोशिश ना करे, ह्यूमन एक्टिविटी वहां पे ना हो और टाइगर्स जो है वो सेफ रहे और उस एरिया में रहने वाले सभी वन्य जीव जंतु और वनस्पतियां सेफ रहे, उनका कंजर्वेशन भी हो सके और उनका प्रोटेक्शन भी हो सके और वहां पे जो टाइगर्स हैं वो पीसफुली, शांति से अपने परिवेश में वो रह सके। उद्देश्य ये था कि न टाइगर्स मनुष्यों की जीवन में दखल अंदाजी करें और न मनुष्य टाइगर्स के जीवन में दखल अंदाजी करें। तो पहले होता क्या है बच्चों, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि पहले मनुष्य ही जंगली जानवरों के जीवन में जब दखल अंदाजी करता है तब जंगली जानवर वापस गड़बड़ करता है ना। तो इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर का एक उद्देश्य ये भी था कि उसको पीसफुली एक ऐसा परिवेश दिया जाए कि जहां पर वो रहे। दूसरा, प्रोजेक्ट टाइगर हैज बीन स्टार्टेड इन अ नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ पार्क्स। प्रोजेक्ट टाइगर जो है बहुत सारे वन्यजीव अभ्यारण्यों में शुरू किया गया, दैट हैज बीन डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व, जो डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व कहलाए। ठीक है। उसमें से रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो बहुत मशहूर है, रणथंभौर नेशनल पार्क एंड सरिस्का नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क एंड सरिस्का प्राणी उद्यान सैंक्चुरी इन राजस्थान। ये रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का सैंक्चुरी राजस्थान में है। हमारे उत्तराखंड में भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में और सुंदरबंस है वेस्ट बंगाल में। तो बंगाल टाइगर जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर है। कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन, पश्चिम बंगाल के सुंदरबनों में टाइगर्स जो है वो पाए जाते हैं और वो सबसे मतलब साइज में बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े
उसका एक डमी पीस देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी लगाया गया है। तो बहुत ही विशालकाय होता है और बहुत ज्यादा खूबसूरत। अगर आप कभी उसको देखेंगे तो देखने के बाद आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि क्यों उसको हमारे देश में नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। उसको देख करके ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जैसे ये क्षेत्र विशेष हैं, तो इसमें जो जातियां हैं वो आपका स्पेसिफिक क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज है। तो क्या ये विलुप्त हो सकती हैं? क्या कुछ विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज जो है वो विलुप्त भी हो सकती है? क्या ये सच है कि जो स्पीसीज है वो विलुप्त होने की कगार पे हो? ऐसा हमने सुना बहुत बार होगा, आप सभी ने सुना होगा। तो ये व्हाट इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज? ये इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्चुअल में क्या होती है? Endangered species are those species whose number are rapidly diminishing to a level of extinction। यानी कि नॉर्मल मात्रा से ज्यादा मात्रा में अगर किसी भी जाति के जानवरों का जो संख्या है परिवेश से वो बहुत तेजी से घट रही हो, तो हम ये कहते हैं कि वो एंडेंजर्ड स्पीसीज है। यानी कि ऐसी स्पीसीज है जो अब विलुप्त होने की कगार पर है। जैसे इंडेंजर्ड स्पीसीज में हम कहते हैं घड़ियाल। घड़ियाल जो है ये इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आ गया है। मगरमच्छ नहीं, घड़ियाल। मगरमच्छ अलग होता है और घड़ियाल जो है वो अलग होता है। तो घड़ियाल जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आ चुका है। ब्लैक बक, साइबेरियन क्रेन, जब प्रवासी पक्षियों के आने का समय होता है तो साइबेरिया से प्रवासी पक्षी आते हैं जिनकी लंबी लंबी चोंच होती है। साइबेरियन क्रेन ये भी एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आ चुका है। फॉरेस्ट आउलेट यानी कि जंगली उल्लू, ये भी एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आ चुका है। राइनोसेरॉस जिसको हम गैंडा भी कहते हैं, और टाइगर्स, टाइगर्स भी एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आ चुके हैं। और इसीलिए टाइगर्स को बचाने के लिए ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। तो इनको प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई और उसमें इन स्पीसीज को स्पेशल तौर पे प्रोटेक्ट किया जाता है और प्रिजर्व भी किया जाता है और पूरी देखभाल की जाती है इनकी। डू यू नो दैट अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर लिस्टेड इन द एंडेंजर्ड लिस्ट इज मेंटेन्ड इन अ रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें उन जंतुओं की स्पीसीज का डाटा होता है जो जिस पर लाल निशान लग चुका है, मतलब जो विलुप्त होने की कगार पे है, जो धीरे धीरे अपने परिवेश से गायब होते जा रहे हैं, उनकी संख्या अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। उन प्लांट्स और एनिमल्स की लिस्ट को, एंडेंजर्ड एनिमल्स की लिस्ट को किसमें मेंटेन किया जाता है? रेड डाटा बुक में। ये बुक क्या करती है? दिस बुक कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स एंड इज सेपरेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये रेड डाटा बुक जो है वो प्लांट्स के लिए डिफरेंट होती है, मतलब अलग होती है, और एनिमल्स के लिए उसका डेटा अलग ही मेंटेन किया जाता है। अब ये माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं? क्या किसी बच्चे को पता है कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती है? माइग्रेशन शब्द क्या है, पहले हम उसको समझेंगे। माइग्रेशन शब्द का मतलब है कि जिस जगह पे, जिस परिवेश में कोई इंसान हो या जानवर हो या जीव जंतु हो, यहाँ पर हम पक्षी की बात कर रहे हैं, वो हो, अगर जिस परिवेश में वो रहता है उस परिवेश से किसी दूसरे परिवेश में चला जाए थोड़े टाइम के लिए, तो उसे हम कहते हैं माइग्रेट हो गया, है ना। माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब है, माइग्रेटरी बर्ड्स आर दोज बर्ड्स which travel long distances to reach other lands to escape the harsh conditions of their native place। तो नेटिव प्लेस क्या चीज होती है? नेटिव प्लेस का मतलब जहां के वो रहने वाले हैं। जैसे अगर हम इंसानों की बात कर ले, अगर हम इंसानों की बात करें तो जैसे जहां पे 3-4 पीढ़ी पहले बाबा दादा की पैदाइश हुई होती है उसको हम कहते हैं नेटिव प्लेस, जिसको हम अपना गांव कहते हैं,
है ना। कोई जरूरी नहीं कि वहां पे 2-4 पीढ़ी बाद के भी लोग सब कोई देश चले गए, कोई विदेश चले गए, अलग अलग जगहों पे चले गए, लेकिन एक प्लेस ऐसा होगा जहां पे उसकी उस परिवार की जड़ें होंगी, तो वो जो प्लेस होता है उसको हम कहते हैं नेटिव प्लेस, है ना, जिसको हम पैतृक स्थान कहते हैं, या सामान्य तौर पे आप अपने गांव कह सकते हैं, हम अपने गांव गए थे, तो वो जो होता है वो नेटिव प्लेस होता है। अब नेटिव प्लेस में अगर कंडीशंस हार्ड हैं, हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं, पक्षियों की, तो अगर नेटिव प्लेस में जहां के वो रहने वाले हैं पक्षी, अगर वहां पे कंडीशंस बहुत हार्ड हो, यानी कि वहां पे ठंड इतनी ज्यादा हो जाए, तो क्या करेंगे ये बर्ड्स, बहुत लंबी दूरी तय करके उड़ करके दूसरी ऐसी किसी लैंड पे स्केप कर जाते हैं जहां पे उनके लायक माहौल होता है, मतलब उनके रहने के जैसे स्थान होता है। तो बर्ड्स जो है माइग्रेट इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन फूड अवेलेबिलिटी। क्यों वो माइग्रेट करती हैं? क्योंकि उनके खाने की उपलब्धता खत्म हो जाती है, वहां का उनको अपना परिवेश चेंज करना होता है, और वेदर कंडीशंस या मौसम की जो कंडीशंस है उससे बचने के लिए बर्ड्स क्या करती हैं? माइग्रेट कर जाती हैं। तो हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पे बर्ड्स जो है वो अपनी माइग्रेटरी जर्नी को स्टार्ट करती हैं, है ना। हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी एक फिक्स टाइम पे ही बर्ड्स जो है वो अपनी माइग्रेटरी वाली जर्नी स्टार्ट करती है। Many species of birds like ducks, geese, cranes, ये सब जो है ये माइग्रेट होके बहुत डिस्टेंस पे, जहां पे उनका घर होता है, साइबेरियाई क्रेन होती है, और यूरोप यहाँ नहीं है, कितनी दूर है, कितने समुद्र पार है, वहां से ये पक्षी उड़ करके इंडिया में आ जाते हैं, यानी कि बहुत लंबी दूरी तय करके, प्रवासी पक्षी इनको हम कहते हैं। ये बहुत लंबी दूरी तय करके मौसम की मार से बचने के लिए, अपने परिवेश को बदलने के लिए, और वहां पे भोजन की उपलब्धता नहीं होती तो भोजन की उपलब्धता के लिए प्रवासी पक्षी हर साल यूरोप से, साइबेरिया से और उधर से उड़ करके बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके वो इंडिया में आ जाते हैं। तो बहुत सारे पक्षी विहार हैं इंडिया में जो इनके लिए स्पेशल बनाए गए हैं। देहरादून में भी एक आसन बैराज नाम का पक्षी विहार है, वहां पे भी बहुत सारे पक्षी, साइबेरियाई क्रेन्स वगैरह वहां पे दिखाई पड़ते हैं। अब अगर कलेक्ट एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया विच कंजर्व फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, आपको सूचनाएं इकट्ठी करनी है कि कौन कौन से एरियाज हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया है, जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे कंजर्वेशन किया जा रहा है फॉरेस्ट्स का और वाइल्ड लाइफ का, जंगलों का और जंगली जीवों का, जंगली जीवन का कंजर्वेशन किया जा रहा है, उसके बारे में आपको सूचना लिखनी है। आप क्या सोचते हैं, विच एनिमल्स डू यू थिंक नीड प्रोटेक्शन? आप क्या सोचते हैं कौन से एनिमल्स हैं जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है? तो अगर मतलब जैसे इसमें हम चर्चा करें तो सबसे ज्यादा अगर आप अपने बचपन की बात या अपने मम्मी से बात करें तो आपको समझ में आएगा कि हर आंगन में एक छोटी छोटी गौरैया नाम की चिड़िया आती थी, हर आंगन में आती थी, और बचपन में आपने देखा होगा कि उसको दाना भी दिया जाता था। और लेकिन अब क्या है, गौरैया नाम की चिड़िया बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती, उसकी जगह पे दूसरी प्रजाति की चिड़िया दिखती हैं, लेकिन गौरैया बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है। तो जैसे मैंने आपको गौरैया का एग्जाम्पल दिया, आप और भी दूसरी बर्ड्स का और दूसरे जंतुओं का एग्जाम्पल दे सकते हैं, सोच सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। जैसे तोते भी मुझे अब नहीं दिखाई पड़ते, पहले जमाने में कभी कभार पेड़ों पे पैरट्स दिखाई पड़ते थे, लेकिन अब पैरट्स नहीं दिखाई पड़ते। मोर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, आपको बिल्कुल गांव में चाहे थोड़े बहुत दिखाई पड़े, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो मतलब मैं तो ये कह रही हूँ कि हर एनिमल के को प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनका अपना पर्सनल स्पेस होना चाहिए, और वो पर्सनल स्पेस अगर उनको मिले, यानी अगर उनको उनका परिवेश मिले जिसमें मनुष्यों की दखल अंदाजी ना हो,
तो उनका जो है जीवन खतरे से मुक्त रहेगा। लेकिन मनुष्यों की दखल अंदाजी जंगलों में है और इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसमें आपको प्रोजेक्ट टाइगर और कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग एक्ट के तहत काम कर रही हैं सरकारें। अब रिवर्स करना हो अगर डिफॉरेस्टेशन को, अगर जो जंगलों की कटाई हो रही है उसको रिवर्स करने का मेथड हो, तो हम क्या कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन जो है उसके बहुत सारे बुरे प्रभाव हैं हमारे पर्यावरण पे, ठीक है। तो हम डिफॉरेस्टेशन को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, हाउ कैन इट्स इफेक्ट्स बी रिवर्स्ड, और कैसे हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं या उसके प्रभाव को हम खत्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बात करेंगे। पहला पॉइंट है रीफॉरेस्टेशन। अब रीफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन में क्या अंतर है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि फॉरेस्ट यानी कि जंगल में जंगली पेड़ों की कटाई करना डिफॉरेस्टेशन हो गया, और रीफॉरेस्टेशन का मतलब है कि उसी जंगल को कटाई अगर हो गई है तो सेम उसी जगह पे नए पेड़ लगा दिए जाएं और वो फॉरेस्ट वैसा ही डेवलप कर दिया जाए, या उस मान लीजिए कि थोड़ी जिस दूर में कटा है वहां पे ना हो, तो दूसरी तरफ उतने ही एरिया में अगर दोबारा से रिफॉरेस्टेशन कर दिया जाए तो उसको हम द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय रिफॉरेस्टेशन। यानी डिफॉरेस्टेशन का उपाय क्या है। डिफॉरेस्टेशन का उपाय है रिफॉरेस्टेशन। डू यू नो व्हाट इट इज। रिफॉरेस्टेशन एक्चुअल में क्या चीज होती है। रिफॉरेस्टेशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे रीप्लांटिंग ट्रीज एट द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैव बीन कट। जहां पे पेड़ काटे गए वहीं पे दूसरे पेड़ लगा दिए जाएं उतनी ही संख्या में, तो उसको हम रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। सेम प्लेस पे या उससे थोड़ी दूरी पे भी लगा सकते हैं। द प्लांटेड ट्रीज शुड बी ऑफ द सेम स्पीसीज। वो उसी सेम स्पीसीज की होनी चाहिए। जैसे अगर साल के 10 पेड़ कटे हैं तो साल के ही 10 पेड़ों का रोपण किया जाना चाहिए। जो 10 पेड़ काटे गए थे उनकी जगह पे कुछ सालों में ये नए 10 पेड़ ले लेंगे। और अगर ये प्रैक्टिस में आ जाए, द प्लांटेड ट्रीज should be of the same species that have been cut. Practicing reforestation and leaving the reforested area undisturbed can help in rehabilitation of that area. तो उस एरिया का बचत होती रहेगी, वहां पे जो जंगली जीव हैं, जंतु हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है। लेकिन यह है कि डिफॉरेस्टेशन अगर करा जाता है, अब रिफॉरेस्टेशन में सोचने की बात है कि जैसे मान लीजिए डिफॉरेस्टेशन किया गया तो उसके पीछे मनुष्य का कोई ना कोई स्वार्थ, कोई ना कोई मंशा रही होगी। तो अगर वहां से पेड़ काटे गए, अगर केवल पेड़ जो है केवल लकड़ी के लिए या किसी और काम के लिए काटे गए, तब तो वहां पे रिफॉरेस्टेशन हो सकता है। लेकिन अगर पेड़ उस जमीन के लिए काटे गए जिस पर पेड़ लगे हुए थे, तो उस जगह पे रिफॉरेस्टेशन कैसे होगा, ये सोचने की बात है। मतलब डिफॉरेस्टेशन में पेड़ कटते हैं तो अगर केवल पेड़ उनकी मतलब किसी और काम के लिए केवल पेड़ कटे, तो पेड़ों को तो हम रिफॉरेस्टेशन के तहत लगा सकते हैं। लेकिन अगर उस जगह पे उतने एरिया की लालच में पेड़ काटे गए हैं, तब रिफॉरेस्टेशन कैसे करेंगे, ये एक सोचने का विषय है। दूसरा, रिसाइकलिंग पेपर। आप सभी को पता है कि पेपर जो है वो किससे बनता है। पेपर बनता है बच्चों लकड़ी से, पेड़ से, है ना। टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, तो जंगलों को कटने के लिए वन कैन रिसाइकल पेपर और ट्राई टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ पेपर। हमें जो हम अपने जिस पर हमारी किताबें छपती हैं, जिन कॉपीज पे हम लिखते हैं, इतना बड़े पैमाने पे पेपर वर्क होता है, वो पेपर हमें पेड़ों से ही प्राप्त होता है। तो इतने बड़े पैमाने पर अगर पेपर बन रहा है तो उसका वेस्टेज रोकना चाहिए हमें, और पेपर को रिसाइकल भी किया जा सकता है, जिससे क्या हो, पेड़ों की कटाई थोड़ी कम हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई टू डू योर रफ वर्क ऑन यूज्ड शीट्स।
है ना। रफ वर्क हम किसी पुरानी कॉपी में कर सकते हैं। दिस विल नॉट सेव ओनली पेपर बट विल ऑल्सो हेल्प सेव एनर्जी एंड वैल्यूएबल ट्रीज। और इस तरह से वो क्या होगा, अगर हम इस तरह से यूज करते हैं पेपर को, यानी कि पेपर को बहुत बचा बचा कर यूज करना चाहिए, जिससे हम एनर्जी भी सेव कर सकते हैं और बहुत कीमती पेड़ों को भी हम बचा सकते हैं। अब ये एक जानकारी के लिए जानकारी का विषय है। मैं आपको बता दूं कि अगर 1 टन पेपर बनाना है तो 1 टन पेपर बनाने के लिए दैट इट टेक्स 17 फुल्ली ग्रोन ट्रीज, यानी कि पूरे बड़े हुए 17 पेड़ चाहिए होंगे 1 टन पेपर बनाने के लिए। और बहुत बड़े पैमाने पर पेपर का यूज किया जाता है। तो पेपर बनता है पेड़ों से ही, पेड़ों को काटना पड़ता है और तभी पेपर बन पाता है ना। तो इसलिए अगर हम पेपर को रिसाइकल करें, या आप बच्चे हैं तो आप तो रिसाइकल क्या करेंगे या कैसे सोचेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पेपर का वेस्टेज कम कर सकते हैं। मतलब आप अगर जैसे आप अभी क्लास 8th में हैं, तो क्लास 7th में जब आप पढ़ रहे थे तो बहुत सारी कॉपियां ऐसी होंगी आपकी क्लास की, आपके रफ की, कि जिसमें जो कॉपीज बच गई होंगी, ब्लैंक बच गई होंगी, तो उसको वेस्ट ना करने के बजाय इस साल उसको हम रफ कॉपी के तौर पे यूज कर सकते हैं। और इस तरह से बच्चे छोटे छोटे प्रयास से भी पेपर को बचा सकते हैं। ये केवल एक बच्चे के करने से नहीं होगा, अगर सामान्य तौर पे हर बच्चा ऐसा प्रयास करे तो पेपर को हम बचा सकते हैं, यानी कि हम वेस्टेज पेपर का रोक सकते हैं। Do you know that dangerous chemicals which are produced at the time of paper manufacturing are directly released into rivers and lakes? क्या आप सभी जानते हैं कि जब पेपर लकड़ी से यानी पेड़ों से जब पेपर बनाया जा रहा होता है उस टाइम पे बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं जो पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, और उनको डायरेक्टली ही रिवर्स में और लेक्स में छोड़ दिया जाता है ना। therefore by recycling paper we not only prevent deforestation but also prevent water pollution। तो इस तरह से अगर हम पेपर की रिसाइकलिंग करते हैं तो उससे हम केवल डिफॉरेस्टेशन को ही नहीं रोक रहे, अगर हम केवल जंगलों की कटाई को ही नहीं बचा रहे हैं, बल्कि हम वाटर पॉल्यूशन को भी बचा सकते हैं, है ना। आपको याद रखना है, हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम अपनी मदर अर्थ की रक्षा करेंगे तो वो हमारा कर्तव्य है। मदर अर्थ इज आवर ड्यूटी, प्रोटेक्टिंग मदर अर्थ इज आवर ड्यूटी एंड आवर कलेक्टिव एफर्ट्स कैन मेक अ डिफरेंस। अगर हम अपनी मदर अर्थ को बचा के रखेंगे तो जैसे हम अगर भारत देश के नागरिक हैं हम, तो हम जो है हमें हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है कि धरती माता, है ना, क्या बोला जाता है, धरती माता जो हमें रहने की जगह दे रही है, जो हमें खाने पीने के लिए सामान दे रही है, जहाँ पे जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस मिल रही है, जहाँ पे हम अपना जीवन गुजार रहे हैं, जीवन पर्यंत हम वहां पे उस मदर अर्थ को यूज कर रहे हैं, तो उसका प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम अलग अलग प्रयास कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रयासों से, कहते हैं ना बच्चों की बूंद बूंद से सागर बनता है, तो छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ा काम हो सकता है। और इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, है ना। और इस तरह से पौधों का और जंतुओं का संरक्षण भी होता है ना। हमने बात करी विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के बारे में, जहाँ पे जैसे हमने पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में बात करी, वहां पे साल और जंगली आम का पेड़ जो है वो विशेष क्षेत्रीय वनस्पति का उदाहरण है। इसी तरह से विशाल भारतीय गिलहरी, ये जो है एक और होती है उड़ने वाली गिलहरी, किसी बच्चे ने नहीं देखी होगी, कहाँ पे पाई जाती है, पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में ये पाई जाती है। उड़ने वाली गिलहरी मतलब गिलहरी होती है जो उड़ती है ना। तो ये उस विशेष क्षेत्र के प्राणी हैं
और इनके आवास के नष्ट होने से। अगर विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक जो उसका परिवेश है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि जो उसका खुद का अपना घर है, वहां पे प्रभाव पड़ता है, और अगर ऐसा होता है तो किसी भी जाति विशेष के लिए वो खतरा हो सकता है ना। तो इस तरह से अलग अलग स्पीसीज को बचाने के लिए, क्या करना चाहिए हमें पहले तो जागरूक होना होगा। अब ये तो हमने जान लिया कि हमारे देश में कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आ चुकी हैं, है ना। लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पे क्या कर सकते हैं? हम व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं कर सकते। हम व्यक्तिगत तौर पे केवल ये कर सकते हैं कि केवल बच्चों के लिए अगर एडवाइस हो कि हम बच्चों के लिए या मेरे खुद के लिए भी, हम भी क्या कर सकते हैं, केवल अपने आसपास बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं। हम एक नया, जिसको कहते हैं एक नई परंपरा की शुरुआत कर सकते हैं कि हम किसी ओकेजन पे जाएं, किसी के यहाँ बर्थडे में जाएं, किसी के यहाँ इवन मैरिज में भी जाएं, है ना। क्योंकि गिफ्ट्स जो हैं वो अनमोल होते हैं, हर किसी को बहुत पसंद होते हैं, तो हम उनको अलग अलग तरीके का, जो उनको पसंद हो वैसा पेड़ गिफ्ट कर सकते हैं, वैसा पौधा गिफ्ट कर सकते हैं। और जब आप किसी पौधे को किसी व्यक्ति को गिफ्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे हम ऑटोमेटिकली उसके लिए एक पेरेंट्स चूज कर लेते हैं, है ना। अगर आप किसी पौधे को किसी व्यक्ति को गिफ्ट करते हैं तो वो पौधा, बट ऑब्वियस है, वो इंसान लेकर जाएगा, अपने घर में लगाएगा और उसकी देखभाल पूरी तरीके से करेगा। यानी कि पौधे के लिए पेरेंट्स चूज करेंगे हम, और उनको हम गिफ्ट करेंगे, तो वो पेड़ों को लगाएंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे जब तक वो पेड़ बड़ा नहीं हो जाता। तो ये हमारे व्यक्तिगत प्रयास है जो हम कर सकते हैं। ठीक। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस में अपने बड़ों से बात करके, जगह चूज करके, ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा दिया, कहीं भी लगाएंगे तो फिर वो उखाड़ के फेंक दिया जाता है, तो बिना बड़ों से बातचीत किए नहीं करना है। बड़ों से बातचीत करके, अपने स्कूल में टीचर्स से बातचीत करके, जैसे आपका ग्राउंड है तो ग्राउंड के चारों तरफ एक एक लाइन पौधों की लगाई जा सकती है। टीचर से बात करके कहा जा सकता है कि मैम अब बारिश का मौसम, जैसे जुलाई आएगा, तो जुलाई में सबसे अच्छा मौसम होता है जब कोई भी पेड़ लगाए और वो लग जाए, है ना। तो वो वृक्षारोपण के लिए सबसे अच्छा समय होता है। मतलब उस समय पे बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती पेड़ों को, क्योंकि बारिश होती रहती है तो पानी की कमी जो है वो नहीं होने पाती, पौधा सूखने नहीं पाता है और कुछ दिनों में वो पौधा मजबूत हो जाता है। तो इस तरह से वृक्षारोपण मतलब हम अब जैसे हम कोई भी फ्रूट्स वाले पेड़ भी लगा सकते हैं। अगर आपने कभी ये ट्राई करके देखा होगा, आम सभी खाते हैं गर्मी के मौसम में। अगर आप 1 किलो आम आपके घर में आया और सारे आम में एक आम आपने ऐसा किया जो साइड अलग रख दिया, मिट्टी में दबा दिया, तो उस आम में आम का पेड़ निकल आएगा और उस पेड़ से वैसा ही आम का फ्रूट निकलेगा जैसा आपका वो आम था, है ना। तो आप इस तरह से अलग अलग वैरायटी के आम के पेड़ भी तैयार कर सकते हैं। केवल एग्जाम्पल के लिए मैंने आम बोला, आप किसी भी फल का इसी तरह से पेड़ तैयार कर सकते हैं ना। नर्सरी से खरीदने की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो आप अपने घर पर भी पौधा तैयार कर सकते हैं, है ना। और अलग अलग आप किसी भी बीज को देखिए, किसी भी बीज को, तो हर बीज से पौधा बन जाता है। आम देखने में उसकी गुठली जो है बहुत कड़ी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आम की गुठली भी अगर आप उस पे मिट्टी में लगा दें और उसमें पानी देते रहे तो आम की गुठली से भी पौधा निकल आता है और इससे एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। अब पेड़ कैसा निकलेगा, जैसा आपकी उस आम होगा। मतलब अगर दशहरी आम है तो उससे दशहरी पेड़ का पौधा निकलेगा। अगर आपका आम सिंदूरी है तो सिंदूरी आम का पौधा निकल आएगा। जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं व्यक्तिगत तौर पे। और हम क्या कर सकते हैं व्यक्तिगत तौर पे, हम अपने आसपास साफ सफाई कर सकते हैं, है ना, जिससे हम पर्यावरण को बचा सके। हम और क्या कर सकते हैं, हम गंदगी नदियों में डायरेक्ट ना डालें, है ना। उससे क्या होगा कि नदियों में रहने वाला जो परिवेश है प्राकृतिक, नदियों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं
उन पर खतरा हो जाता है। तो हम वाटर पॉल्यूशन को भी बचा सकते हैं। हम पर्सनल तौर पे क्या कर सकते हैं, हम पेपर का वेस्टेज कम कर सकते हैं, मतलब पेपर बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो। ऐसी कोशिश करें कि जो पिछले साल की कॉपीज थी ब्लैंक बच गई हैं, उनको हम इस साल रफ कॉपी के तौर पर यूज कर लें। पेपर को वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें। कुछ लोग पेपर को क्या करते हैं, पेपर यूज हो गया तो उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करके जला देते हैं। वो कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप पेपर को इकट्ठा करके जला देते हैं तो उससे क्या होता है कि पेपर तो वेस्ट हुआ ही हुआ, और जलने से जो धुआं निकला उससे क्या हुआ, वातावरण में वायु प्रदूषण भी फैल गया। तो पेपर को कबाड़ी वाला आए जो बिल्कुल यूज का नहीं, उसको आप कबाड़ी वाले को दे सकते हैं। वो पेपर कबाड़ी वाला क्यों 8-10 रुपए में खरीद लेता है, क्योंकि वो पेपर जनरली वापस से रिसाइकलिंग के लिए ही चले जाता है। बच्चों, आज की क्लास में हम सभी ने बहुत डिस्कस किया इस बारे में कि रेड डाटा बुक क्या होती है, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होते हैं, और हम चैप्टर के लास्ट में हमने ये चर्चा करी कि हम जो भी चीजें हैं, हमने जानकारी हासिल कर ली कि कौन से इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, प्राकृतिक परिवेश में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हर चीज हमारे बस में नहीं होती। तो हमारे बस में क्या है कि हम अपने व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जहां पे हम पेड़ लगाएं और एक नई परंपरा की शुरुआत करें कि गिफ्ट के तौर पे हम लोगों को पेड़ पौधे गिफ्ट करें, ताकि उसको उनको पेरेंट्स मिले और देखभाल के साथ वो पेड़ आगे बड़ा होके एक वृक्ष बन जाए जो हमें बहुत सारे फल देगा, छाया देगा और बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी, ऑक्सीजन भी हमें देगा। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।